हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गेट 2025 में ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, 10-15 दिन रह गए हैं और मैं यहाँ इसलिए हूँ कि हम किस तरीके से अच्छे से स्ट्रेटेजी बना सकें। ये लास्ट 10-12 डेज जो हैं हमारे, इनको किस तरीके से हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकें कि मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें इन कम टाइम में। क्योंकि इंजीनियर्स को तो ये पता ही है कि जितना कम टाइम होता है, जितना कम टाइम ड्यूरेशन होता है, उतनी अच्छी वो लोग एफिशिएंसी दिखाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो लास्ट 10-12 डेज बचे, इसको किस अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट हम पा सकें। तो इसी को डिस्कस करने के लिए आज यहाँ पर हैं। तो अगर हम बात करते हैं, दो तरीके की कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। पहले वो जो 3rd ईयर 4th ईयर में जिनको चाहिए कि हम बस जो 3rd ईयर में बेसिकली इनकी बात करें तो उनको चाहिए कि हमारा गेट क्लियर हो जाए, गेट क्लियर का एक स्टैग लग जाए हमारे ऊपर। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कुछ बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से 1 साल से पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको PSU में जाना है, जिनको अच्छी रैंक चाहिए, कॉलेज में एमटेक करने के लिए जाना है, तो अगर इनकी बात करते हैं तो दो कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो 3rd ईयर के बच्चे हैं, अगर 3rd ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करें तो उनको पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि हम 40+ मार्क्स किसी भी तरीके से अटेन कर ले। 40+50 तक हम मार्क्स अगर अटेन करते हैं तो वेल एंड गुड, एक सेफ साइड में आ जाएंगे। वहीं पर अगर हम रैंक वालों की बात करते हैं तो वो तो कोई भी सिलेबस का पार्ट छोड़ नहीं सकते। और वैसे भी जो स्टार्टिंग की स्ट्रैटेजी जो 40+ या 50+ वाली है वो उनके लिए नहीं है। उनको पहले सेफ साइड में खेलना है, फिर उसके बाद उन्हें रैंक के लिए करना है। क्योंकि 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वाली चीज़ें नहीं सोचनी दिमाग में कि बस अब हमारे गेट पे क्लियर हो जाए। तो ये चीज़ें सोचनी ही नहीं है, किस तरीके से अच्छे से अटेन करें ये बात करनी है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो कुछ सब्जेक्ट हैं जो सबको ही अच्छे से करने हैं, लेकिन जो 40+ मार्क्स के लिए कर रहे हैं उनको इन सब्जेक्ट पे इतनी अच्छी से फिनिशिंग करनी है कि अगर कोई भी तरीके का क्वेश्चन इन सब्जेक्ट से आता है तो वो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारा मैथ्स हो गया, मैथमेटिक्स हमारा बहुत ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इतना टफ भी नहीं है और उस पे हम अच्छे से मार्क्स को अटेन कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स हो गया, फिर हमारा जनरल एप्टीट्यूड हो गया। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स, हमारा इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्ट में हाईवे, एयरपोर्ट और रेलवे। तो अगर हम बात करते हैं कुछ सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हमारा क्या हो गया, मैथ्स को हमें बहुत अच्छे से करना है। मैथ्स हो गया, हमारा जनरल एप्टीट्यूड हो गया, वेल सॉइल मैकेनिक्स जिसमें कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स एक वास्ट सब्जेक्ट है। तो आपने कवर किया होगा वास्ट सब्जेक्ट के साथ साथ इसमें हम बात करें, एक बार अगर आपने उसे कवर कर लिया तो इजी टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक होते हैं जैसे फाउंडेशन हो गया, कंसोलिडेशन वाला हो गया, उनके क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो जो टॉपिक्स हर जगह पे आपको 80-20 रूल लगाना है, 80 में से 80-20 रूल लगाना है कि 20% ऑफ सिलेबस हमेशा पूछा जाता है, तो उनको तो बिल्कुल एंड टाइम पे आपको छोड़ना नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स हो गया, जनरल एप्टीट्यूड हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग हो गई, इन्वायरमेंट हो गया, अगर हम इसकी बात करें, ये तो आपको इतने अच्छे से करना है क्योंकि यहाँ से आपको जो आप मार्क्स स्कोर अपने दिमाग में बना रहे हैं कि 40+ मार्क्स चाहिए, बिल्कुल आप अटेन कर सकते हैं। फिर हमारा होता है ट्रांसपोर्ट में भी आपको हाईवे जैसे कि SSD, ट्रांजिशन लेंथ, ये सब पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ट्रांसपोर्ट में भी आपको हाईवे हो गया, हाईवे नहीं मिस करना। हाईवे हमारा एयरपोर्ट का जो क्वेश्चन आता है, एयरपोर्ट हो गया, एयरपोर्ट में जो एलिवेशन वाला क्वेश्चन है, जो करेक्टेड लेंथ वाला क्वेश्चन है, वो पक्का से पक्का अगर एयरपोर्ट से पूछ रहे तो वो जरूर आने को देखने को मिलता है। तो वो सब रिवाइज करना है। हाईवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, और जो हमारा रेलवे है जिसमें जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, जो ज्योमेट्रिक डिजाइन वाला पार्ट है, वो भी आपको मिस नहीं करना है। तो ये अगर आप पार्ट को अभी भी क्विक रिवाइज करना है, ये तो आपने पढ़ा होगा, अच्छे से रिवाइज करना है। PYQ की सीरीज हमने इतनी अच्छी बनाई है, आप उनको जाके देखिए। 51 लेक्चर्स हम PYQs के कर सकते हैं, हमने पीछे से शुरू किया था 2024 23, उनको जाके देखिए, टॉपिक्स को पढ़िए। तो अगर आप इनको पहले करेंगे तो आप अपने दिमाग में जो 40+ का मार्क्स लेके टारगेट चल रहे हैं वो जरूर आप अटेन कर लेंगे। अब वहीं पे अगर हम बात करते हैं दूसरी साइड के लोगों के, जो हमारे दूसरे साइड के लिए अचीव करना चाहते हैं, वो अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो ये तो आपको करना है, ये तो कोई भी मिस नहीं करेगा, ये तो आपको करना ही करना है। इस पे जिस तरीके से आप इंक्रीज करते जाएंगे, सबसे पहले अगर आपने CPM पढ़, जैसे कि अगर आप देखो टोटल फ्लोट क्या होता है और ये टोटल ड्यूरेशन टाइम क्या होता है, जो वो पूरा हमारा चार्ट बना के जो टाइम ड्यूरेशन वाला है कॉन्सेप्ट, वो तो पक्के से आता है। तो CPM पार्ट अगर सर्वे की बात करें तो इससे इजी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि लैटिट्यूड क्या हो गया, डिपार्चर क्या हो गया, फिर आपको वैल्यू निकालने के लिए आ जाएगा, बियरिंग निकालने के लिए आ जाएगा, ऐसे इजी क्वेश्चन जो आते हैं। या फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलेगी, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर CPM पार्ट ये पूरा करने के बाद, इसको अच्छे से कर लिया, ये सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करने के बाद, इनके PYQ को लगाने के बाद
बाद इनके जो बेसिक आपने शॉर्ट्स नोट बनाए होंगे कि जो हमारे टॉपिक है इनको एंड टाइम पे हम रिवाइज करेंगे। उनको रिवाइज करने के बाद आपको जो स्लॉट उठाना है, आपको जो अब अलग करना है वो है सीपीएम पट, सीपीएम और सर्वे, इसको आप मिस नहीं कर सकते। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ सब्जेक्ट से तो इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं कि सारे सब्जेक्ट इसलिए पढ़ने चाहिए कि वो ईजी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए। उसके बाद जब आपने ये कर दिया तो अब चेरी ऑन द केक क्या हो जाए, अगर आपने अब ये सब कर लिया तो चेरी ऑन द केक क्या हो जाएगा कि आप एफएम वाला पार्ट ओसीएफ से क्वेश्चन इजी आते हैं। ओसीएफ के मैंने इतने पीवाईक्यू कराए हैं, ओसीएफ का क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसमें या तो आपको क्रिटिकल डेप्थ निकालनी है, या फिर आपको एनर्जी निकालनी है, या फिर आपसे वो जो सर्ज वाला वेलोसिटी है वेलोसिटी पूछ लेते हैं, तो इस तरीके एनर्जी लॉस पूछ लेंगे। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं ओसीएफ का, और ओसीएफ का सिलेबस भी ज़्यादा वास्ट नहीं है, और ओसीएफ से नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जब आप इतना कर लें तो आप एफएम ओसीएफ जो हो गया इनको ज़रूर टच करें, क्योंकि इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इसके बाद जो आपका सोम है एसएफडी वीएमडी, हर सिविल इंजीनियर एसएफडी वीएमडी आता है, एक क्वेश्चन वहां से देखने को मिलेगा, एसएफडी वीएमडी देखें आप। फिर आपको धीरे धीरे ये सारी स्ट्रेटेजी प्रायोरिटीज के हिसाब से, अपने मार्क्स के हिसाब से इसको वास्ट करते जाना है, यहाँ से शुरू करना है और ऐसे एक ब्लूम करना है फ्लावर को, क्योंकि आप भी एक फ्लावर हैं, आप भी ब्लूम करने के लिए ही अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो बर्ड से आपको फ्लावर बनाना है, तो धीरे धीरे इसको एक्सपेंड करना है। टाइम स्ट्रेटेजीज बनाइए कि हम इतने टाइम में इस पोर्शन को करेंगे, क्विक रिवाइज करना है, क्वेश्चन को देखना है, जिस वैरायटी के क्वेश्चन आपने मिस्टेक कॉपी बनाई होगी, आपने मॉक टेस्ट दिया होगा, उस मिस्टेक कॉपी को तो टाइम डिवाइड करिए। पहले एक सिलेबस जो हम सब्जेक्ट को उठाएंगे उसके शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, उसके पीवाईक्यू जो आपने टिक करे होंगे, कुछ पीवाईक्यू आपसे हो गए होंगे तो उस पर आपने टिक किया, किसी पे आपने स्टार बनाया होगा, जो पीवाईक्यू आपके पहली बार में नहीं बना तो उसको भी आपको सॉल्व करना है। फिर मॉक टेस्ट में जो आपने मिस्टेक की उस मिस्टेक कॉपी को देखिए कि वो मिस्टेक आपकी वहां जाके ना हो, इस तरीके से आपको पूरा प्रिपेयर करना है। एसएफडी बीएमडी हो गया, वहां पे बात करते हैं ट्रस्ट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ट्रस्ट से क्वेश्चन, शेयरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ जो स्टील का पार्ट है जहाँ पे सेफ्टी फैक्टर आपको देखने को मिलता है, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक वो वाला क्वेश्चन जरूर आता है कि आई सेक्शन या टी सेक्शन दे दिया और आपको डेप्थ निकालनी है, आपको सेफ्टी फैक्टर निकालना है, जेड वाई की वैल्यू निकालनी है, या फिर आपसे बोल सकते हैं प्लास्टिक और उसको जो ईल्ड वाला है उसको रेशियो उसका निकाल दो। और एक क्वेश्चन जो आरसीसी से आपको देखने को मिलेगा, आरसीसी से प्री स्ट्रेस बिल्कुल मिस नहीं करना है। प्री स्ट्रेस वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, प्री स्ट्रेस जरूर पूछा जाएगा, प्री स्ट्रेस के क्वेश्चन आते हैं जरूर पूछे जाएंगे। वहीं पे बीएम जो हमारा आरसीसी है वहाँ पे एक और क्वेश्चन जो हमारा बेंडिंग मूवमेंट के लिए बीएम बेंडिंग मूवमेंट निकालना है, या फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा आरसीसी का पार्ट है, अगर उसकी बात करें तो वहां पर हमको क्या देखने को मिलता है, जो हमारा मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप निकालना है, या एएसटी निकालना है, या फिर हमारा जो डेवलपमेंट लेंथ निकालनी है, शेयर बॉन्ड का जो आपको दे रखा होगा, और डेवलपमेंट लेंथ निकालनी है, एनकरेज लेंथ निकालनी है। इस तरीके के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो धीरे धीरे आप अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटी बनाइए और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए, उसको रिवाइज करिए, तो आप ज्यादा जितने मार्क्स आप सोच रहे हैं उसे जरूर अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पर सारा गेम कैसे उस पेपर को अटेम्प्ट करना है उस पर भी डिपेंड करता है कि अगर आपको एक्यूरेसी पे पूरा गेम करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, गेट पेपर आपका दो बातों पे डिपेंड करता है कि आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने करते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने करते हैं, और आपने कितनी एक्यूरेट किया है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो एक्यूरेसी पे बात डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा एक्यूरेसी रेट होगा उतनी अच्छे आपके मार्क्स आने के चांसेस हैं। आपको देखने को मिलेगा एक तो एमसीक्यू देखने को मिलता है, फिर आपको एक एमएसक्यू देखने को मिलेगा, एक एनएटी क्वेश्चन टाइप देखने को मिलेंगे। तो जो एमएसक्यू और एनएटी टाइप क्वेश्चन है इसको लोग अटेम्प्ट नहीं करते। अगर आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, इसके लिए क्या है कि आपको डीप चाहिए, क्योंकि अगर आपने मान लो सी 3 ऑप्शन करेक्ट है एमएसक्यू में और आपने 2 बिल्कुल आपने पता कर लिया, तीसरे को आप नहीं पता कर पाए, तो आपका टाइम जो ड्यूरेशन है वो भी गया, आपका जो एक्यूरेसी है मतलब नेगेटिव तो नहीं होगा लेकिन आपका मार्क्स भी गए, तो टाइम ड्यूरेशन गया। पर लेकिन अगर आपने डीप थॉरो स्टडी करी है इंजीनियरिंग में तो आप जरूर ये एमएसक्यू और एनएटी को जरूर अटेम्प्ट करिए। इसको अटेम्प्ट करने से आपकी जो मार्क्स हैं उसके चांसेस बढ़ जाएंगे, आपके रैंक के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि एमसीक्यू में क्या होगा, एमसीक्यू में आपको 1/3 2/3 की मार्किंग देखने को मिलेगी, नेगेटिव मार्किंग, और एक्यूरेसी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है। सपोज अगर जो अब रैंक वालों बच्चों की बात हो रही है जिनको रैंक लानी है, तो 65 क्वेश्चन है, 65 में से एटलीस्ट आपको 50+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, 50+ क्वेश्चन अटेम्प्ट अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, तो एक्यूरेसी रेट आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जितने मान लो 65 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 65 नंबर ऑफ क्वेश्चन में आपको कम से कम
कम से कम आपको 50+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और जो आपके नंबर ऑफ एक्यूरेसी है वो, जैसे कि अगर आपने मान लो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो कम से कम 47 से 48 क्वेश्चन, 45 से लेके 47 के बीच में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होने चाहिए। इतना एक्यूरेट आपको गेम खेलना है। आप ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे कर नहीं सकते। और टाइम ड्यूरेशन का कोई ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा टाइम ड्यूरेशन मिलता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हर कोई अटेम्प्ट नहीं कर रहा। तो आप देखोगे तो और एग्जाम के कंपेयर में यहाँ पे टाइम पे आपका प्रेशर नहीं है। लेकिन ये भी नहीं कि एक क्वेश्चन के बीच में खो गए। अब आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, जैसे कि एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। 1/3 की और 2/3 की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, तो उससे बचना है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एमएसक्यू और एनईटी टाइप के क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो आपकी जो मार्क्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एलिवेट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि गेट एग्जाम में आपको क्या क्या देखना है, तो आप देखो एक्यूरेसी पे गेम करना है आपको, ठीक है। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बहुत इजी है। कुछ क्वेश्चन सच में आप पीवाईक्यू हमने जो लगाया है उसको जाके देखिए, कुछ क्वेश्चंस इजी आते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आपने जो खोला और उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस है वो आने लगेंगे। कुछ क्वेश्चन एकदम गूगली वाले होंगे कि उनको आपको अटेम्प्ट नहीं करना, वो आपको टाइम पे आपको वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए, तो उनको स्किप करना है। तो ये सारी जो प्रैक्टिस है वो मॉक टेस्ट से आती है। तो अगर आपने जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉक टेस्ट लगाए होंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। इस टाइम पे तो बस आपको क्विक रिवीजन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना भी आपने पढ़ा है, अब मॉक टेस्ट लगाने का टाइम नहीं है। अब आपने जो मॉक टेस्ट लगाए हैं उनको अच्छे से एनालाइज करने का टाइम है। जितना आपने नोट्स पढ़ा है, जितने शॉर्ट नोट्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करने का टाइम है, मिस्टेक कॉपी को देखने का टाइम है। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको आराम से काम कंपोजली बैठना है, पूरा पेपर को एक बार देखना है। आपको ये देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आप पहले कर सकते हो, उनको अटेम्प्ट करके अपना कॉन्फिडेंस अगर गेन कर लिया, स्टार्टिंग के 1 आवर में सारा गेम है, अगर कॉन्फिडेंस अटेम्प्ट कर लिया तो जो क्वेश्चन आप सोच रहे हो कि शायद ये बन जाएगा तो वो भी क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपने किसी एक क्वेश्चन में फंस गए, टाइम प्रेशर ले लिया, प्रेशर सारा गेम खराब कर देता है। एक एक्यूरेट अमाउंट का प्रेशर ही हमारे लिए अच्छा है। ज़्यादा प्रेशर मेंटली हमें पूरा डिस्टर्ब कर देता है, आते हुए क्वेश्चन भी गड़बड़ हो जाएंगे। तो अब आप आराम से काम कंपोज जितना पढ़ा है उसको अच्छे से देखिए, सारे सब्जेक्ट को अच्छे से प्रायोरिटाइज करिए, उन पे ध्यान दीजिए। उनके एमएसक्यू के लिए ईएससी के पीवाईक्यू से बेस्ट कुछ भी नहीं है। एनईटी के क्वेश्चंस बनाइए। एनईटी के लिए तो आप देख सकते हैं मेंस का जो होता है, ईएससी मेंस का जो कन्वेंशनल वाले क्वेश्चन उसके कुछ पार्ट आ सकते हैं। गेट के पीवाईक्यूज को जरूर देखिएगा। 51 लेक्चर हम कर चुके हैं। आई होप आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हम और किस चीज़ पे बता सकते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट है ज़रूर कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। आपके वैल्यूएबल फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।